नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे वैल्यूएबल और प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो लगभग 120 सालों से ऐसे लोगों को, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है जो ह्यूमन लाइफ्स को बेहतर बनाने की दिशा में अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान देते हैं। चाहे वो उनकी इन्वेंशंस के थ्रू हो, डिस्कवरीज के थ्रू हो, या फिर उनके किए गए कार्यों के थ्रू हो। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, हैरानी होगी कि जिस महान व्यक्ति के नाम पे ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, उनके अंतिम दिनों में उनके लिए कुछ ऐसे आर्टिकल्स छापे गए थे जिनसे वो बहुत आहत हुए थे। उनमें से एक आर्टिकल का टाइटल था जो एक फ्रेंच न्यूज़पेपर में छपा था कि द मर्चेंट ऑफ द डेथ इज डेड। इसका मतलब है कि मौत का सौदागर मारा गया। लेकिन ऐसा क्यों? इसके पीछे कुछ कारण रहे होंगे। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं कपिल भारद्वाज और आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही घटनाओं के बारे में बात करेंगे जो नोबेल पुरस्कार और उनके उनके जिनके नाम पे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है उस महान व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई हैं। हम बताएंगे आपको कि इस नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, क्या क्या घटनाएं उससे पहले हुई जिसके बाद ये नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई। तो हम बात करेंगे अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल के बारे में, जिनके नाम पे ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। उनका जन्म 1833 में एक स्वीडन के एक बहुत ही खूबसूरत शहर है स्टॉकहोम, वहां पे उनका जन्म हुआ था। और क्योंकि उनका जो परिवार था वो इंजीनियरिंग से काफी जुड़ा हुआ था, तो बचपन से ही उनकी रुचि कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग में थी और केमिस्ट्री में थी। और आगे चलकर हुआ भी ऐसा, वो एक बहुत ही बेहतर इंजीनियर बने और एक केमिस्ट भी थे। उसके साथ साथ वो बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी थे। और उनकी जो बिजनेस थी जो वो मेनली उनकी खुद की इन्वेंशंस, खुद की की हुई खोजों पर आधारित ज्यादा थी। उन्होंने लगभग लगभग 355 पेटेंट फाइल किए। इन्वेंशंस तो उनकी और भी ज्यादा रही होंगी, लेकिन उन्होंने जो पेटेंट फाइल किए हुए थे 355। और 355 पेटेंट्स के सहारे ही वो उनकी एक तरह से बिजनेस के पिलर्स थे, रॉक पिलर्स थे, जिनकी ऊपर उनकी बिजनेस चलती थी, जिससे कि उनकी बिजनेस बहुत ही सफल भी थी। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत अर्न किया अपनी इन इन्वेंशंस के ऊपर बिजनेस कर करके। इन 355 इन्वेंशंस में से, रिकॉर्डेड इन्वेंशंस में से, जो सबसे ज्यादा जो फेमस हुई और जो सबसे ज्यादा जिस पे उनका बिजनेस चला, वो थी डायनामाइट। अब डायनामाइट, देखो विडंबना ऐसी है कि डायनामाइट एक तरफ एक इतना खतरनाक एक्सप्लोसिव है जो सेकंड्स में इंसान के चिथड़े चिथड़े उड़ा सकता है। और उसी डायनामाइट की हुई कमाई से और जो उसके ओनर थे अल्फ्रेड नोबेल, उनके नाम पे आज ये पुरस्कार दिया जाता है। और कहीं ना कहीं उस एक्सप्लोजन, जो डायनामाइट है एक्सप्लोसिव, उसकी कमाई से आज भी इसकी जो धनराशि और जो इस पे जो खर्चा होता है वो सब किया जाता है। अ, तो ये डायनामाइट कैसे पिक्चर में आया? हुआ यूं कि 1850 में एक और साइंटिस्ट थे, ये सोब्रेरो। वो पेरिस में थे। जब वो पेरिस में थे तब उनसे अल्फ्रेड नोबेल पेरिस में उनसे मिले। तभी उसे एक दो साल पहले ही सोब्रेरो ने एक नाइट्रोग्लिसरीन नामक पदार्थ की खोज की थी, इन्वेंशन की थी। बट वो खुद जो सोब्रेरो थे वो खुद इस नाइट्रोग्लिसरीन को यूज करने के खिलाफ थे, बहुत ज्यादा खिलाफ थे। क्यों खिलाफ थे? क्योंकि ये नेचर में बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव नेचर का था, और दूसरा ये अनकंट्रोलेबल था, अनप्रेडिक्टेबल था। थोड़ा सा टेम्परेचर और प्रेशर चेंज हुआ कि ये एक्सप्लोड हो जाता था। तो इससे उनको खतरा था कि जो भी इस पर काम करेगा, जो भी इसको यूज करेगा, इससे ह्यूमन लाइफ्स जा सकती हैं। लेकिन अल्फ्रेड नोबेल इस नाइट्रोग्लिसरीन की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित हुए, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे इसमें, इसकी जो एक्सप्लोसिव नेचर था उसकी तरफ। तो उन्होंने इस पे शोध करना शुरू किया। जबकि सोब्रेरो इसके बहुत ज्यादा खिलाफ थे, लेकिन फिर भी अल्फ्रेड नोबेल ने इस पर शोध करना शुरू किया और इस पे वो एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। एक बार तो 1864 में वो अपनी फैक्ट्री में उन्होंने ये नाइट्रोग्लिसरीन के ऊपर वो शोध करे। उनका मकसद था कि इस नाइट्रोग्लिसरीन को यूज करके कोई ऐसा पदार्थ बनाया जाए जिसके एक्सप्लोजन को कंट्रोल किया जा सके, ताकि उसको कॉमर्शियल लेवल पर यूज किया जा सके। तो 1864 में वो उनकी लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहे थे नाइट्रोग्लिसरीन के ऊपर ही, और उनकी फैक्ट्री में बहुत बड़ा धमाका हुआ, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा एक्सप्लोसिव था। उसमें 5 लोगों की मौत हुई, जिनमें कि एक उनका खुद का भाई भी था। लेकिन फिर भी वो रुके नहीं, इस पर फिर भी वो एक्सपेरिमेंट करते चले गए, अपनी शोध करते चले गए। और 1867 में फाइनली वो सफल हुए और उन्होंने डायनामाइट बनाया। डायनामाइट नाइट्रोग्लिसरीन को यूज करके ही एक और एक्सप्लोसिव है जिसको कि कंट्रोल किया जा सकता है।
आप देखते होंगे आज भी जो रोड बनाने में या फिर पहाड़ तोड़ने में, पत्थर तोड़ने में जो एक्सप्लोसिव यूज किया जाता है वो डायनामाइट ही यूज किया जाता है। तो उन्होंने इसको कॉमर्शियल लेवल पे यूज करने के मकसद से बनाया था। लेकिन लोगों ने जो भी उस वक्त पे लोग थे, उन्होंने सोचा कि एक डायनामाइट इतना एक्सप्लोसिव है, जो अगर कभी युद्ध होता है, कभी कुछ होता है, तो वहां पे उसको यूज करके इंसान की जान को लेना और भी आसान बनाया है इस खोज ने, और जो कहीं ना कहीं सच भी था। तो फिर उसके बाद एक ऐसा वाकया हुआ जिससे कि अल्फ्रेड नोबेल बहुत ही ज्यादा आहत हुए। हुआ यूं कि 1888 में, 1888 में उनके एक छोटे भाई थे, लुडविग, नहीं बड़े भाई थे, सॉरी, लुडविग, उनका देहांत हो गया। अब क्योंकि वो एक भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, उनके जो भाई थे, तो इसकी खबर फैल गई आसपास। लेकिन कुछ जो न्यूज एजेंसीज थी, न्यूज़पेपर वाले थे, उनको लगा कि अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो गई। तो उन्होंने, अब क्योंकि वो ऑलरेडी इस बात से बहुत ज़्यादा आहत थे, जो न्यूज़पेपर वाले थे, कि एक ऐसे एक्सप्लोसिव की खोज हो चुकी है जो इंसान की लाइफ को बड़ी आसानी से खत्म कर सकता है। तो इसीलिए एक फ्रेंच न्यूज़पेपर ने उनके बारे में आर्टिकल लिखा, द मर्चेंट ऑफ द डेथ इज डेड। उनके हिसाब से अल्फ्रेड नोबेल एक मौत के सौदागर थे जो मारे गए। एक और न्यूज़पेपर था, उन्होंने छापा कि द मैन हु मेक्स इजियर टू टेक ह्यूमन लाइफ इज डेड यस्टरडे। लाइक ऐसा इंसान जिसने कि इंसान की जिंदगी को मारने के आसान तरीके खोजे हों, वो कल मारा गया। जब ये न्यूज़ अल्फ्रेड नोबेल ने पढ़ी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी जिंदा थे, उनके तो भाई का देहांत हुआ था, जब उन्होंने ये न्यूज़ पढ़े, आर्टिकल पढ़े, तो उनको बड़ा धक्का लगा। उनको लगा कि मुझे लोग इस तरीके से याद रखेंगे मेरे जाने के बाद, कि एक मौत का सौदागर है, या फिर जिसने इंसान की ज़िंदगी को जल्दी से ख़त्म करने के नए-नए तरीके खोजे, इस तरीके से। तो उनको था कि नहीं, मैं ऐसा याद नहीं किया जाना चाहिए। तो उन्होंने इसके लिए फिर जो लास्ट के 7-8 साल थे, उनकी जो मृत्यु, देहांत हुआ था, वो 1996 में हुआ था, और ये 1896 में हुआ था। 1896 में उनका देहांत हुआ, और ये 1888 की बात है। तो लास्ट लास्ट के जो 7-8 साल थे, उन्होंने अपनी जो उनकी जो कमाई थी, लगभग उस वक्त आज के हिसाब से देखें तो 2-3 हजार करोड़ की उनकी जो संपत्ति थी, कि उसको किस तरीके से यूज करना है मेरे पीछे, उसके बारे में वो अपनी इच्छाएं लिखते रहे। उनमें वन ऑफ द इच्छा थी ये नोबेल प्राइज की। उनको था कि एक ऐसे प्राइज की शुरुआत की जाए जो ऐसे लोगों को दिया जाए, किन फील्ड्स में, उनके हिसाब से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस एंड लिटरेचर। तो इन फील्ड्स में वो चाहते थे कि ऐसे लोगों को पुरस्कार दिया जाए, फिजिक्स और केमिस्ट्री और मेडिसिन में ऐसे लोगों को जो अपनी इन्वेंशंस के थ्रू ह्यूमन लाइफ्स को सेव करें, उनकी लाइफ को आसान बनाएं, उनकी लाइफ को डेंजर में ना डालें, ऐसे लोगों को पुरस्कार दिया जाए। लिटरेचर में ऐसे लोगों को पुरस्कार दिया जाए जो बहुत ही परफेक्ट डायरेक्शन में लिखते हों, जिनकी लेख से पूरे दुनिया में शांति स्थापित होने का संदेश मिले। और पीस में ऑफ कोर्स ऐसे लोगों को पुरस्कार दिया जाए जो डिमिलिटराइजेशन की तरफ काम करें, दुनिया में जितनी भी उपस्थित मिलिट्रीज हैं उनकी प्रेजेंस कम हो, दुनिया में पीस आए, इस तरह के फील्ड्स में ये प्राइज दिया जाए। तो इस तरीके से नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई। एक आर्टिकल जिसने नोबेल अल्फ्रेड नोबेल को बहुत आहत किया, उसने उस आर्टिकल ने कहीं ना कहीं लीड किया कि नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई। और अल्फ्रेड नोबेल ने अपने मृत्यु से पहले, देहांत से पहले, कहा था कि उनकी सारी संपत्ति का 94% हिस्सा इस नोबेल प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करने में दिया जाए। साल टू साल जो भी उससे कमाई हो, फिर उसका इंटरेस्ट हो, उसका जो भी है वो इस्तेमाल किया जाए नोबेल प्राइज को देने में। और जो सबसे पहला नोबेल प्राइज दिया गया था 1901 में दिया गया था। और अभी जो 2023 में जो नोबेल प्राइज दिए गए हैं वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। और उनमें जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट खोज के लिए दिया गया है। उसके बारे में हम सेपरेटली एक अलग से वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे के आने वाले डिकेड और 2 डिकेड उस खोज पे आधारित होने वाले हैं। उससे हमारी जो लाइफ है किस तरीके से बदलेगी, और वो क्या खोज है, और इसका क्या क्या आगे इस्तेमाल हो सकता है, अच्छा और बुरा, उस सब के बारे में हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।